नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड के इतिहास को जो सीरीज स्टार्ट किए हैं, 5 चैप्टर हम लोग अभी तक समाप्त कर चुके हैं। ये हमारा 6वां चैप्टर है जिसका नाम है मौर्य काल। ठीक है, यह आपका जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस, दरोगा सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और झारखंड के ज्योग्राफी का जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। मगध साम्राज्य में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के सहयोग से पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। क्या किया था? नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से, ठीक है, कौटिल्य के सहयोग से पराजित किया था। ठीक है, और मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, क्योंकि कौटिल्य वो कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को पराजित करने में कौटिल्य की सहायता लिया था तथा उसने कौटिल्य को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। कौटिल्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ से इतना ही इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी, ठीक है, बीसी है, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व, 322 बीसी से 298 ईसा पूर्व, ठीक है, बीसी का शासन किया था, जिसका प्रभाव झारखंड क्षेत्र पर भी पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कब से कब रहा? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, ठीक है, जिसका प्रभाव झारखंड के क्षेत्र पर भी पड़ा। चलिए उसको देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में हाथी एवं सैनिक के रूप में जनजातियों को झारखंड से ही लाई जाती थी। ठीक है, क्या चंद्रगुप्त मौर्य के में जो सेना थी, ठीक है, उसमें क्या थे, जनजातियों को झारखंड से ही लाई जाती थी, और हाथी भी जो मंगाए जाते थे वो झारखंड से ही मंगाए जाते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने झारखंड के जनजातियों पर नियंत्रण, जनजातियों को मौर्य साम्राज्य के हितों में कार्य करने एवं शत्रुओं से संधि करने से रोकने के लिए आट्विक नामक पदाधिकारी को नियुक्त किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जनजातियों पर नियंत्रण और उसके विरोध में ना जाने के लिए किस पदाधिकारी को नियुक्त किया था, और उसका नाम क्या था? तो आट्विक नामक पदाधिकारी का नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आट्विक पदाधिकारी के नीचे नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल और वनपाल कार्य करते थे। देखिए इसके नीचे भी काम करते थे लोग। आट्विक के नीचे 4 लोग काम करते थे, नागाध्यक्ष और वनाध्यक्ष। देखिए ध्यक्ष दोनों में, अध्यक्ष अध्यक्ष, ठीक है, नागाध्यक्ष और वनाध्यक्ष। फिर यहाँ नागपाल, नागाध्यक्ष नागपाल, वनाध्यक्ष वनपाल। ठीक है, पहले अध्यक्ष होगा, वनाध्यक्ष, नागाध्यक्ष, उसके बाद नागपाल और वनपाल कार्य करते थे। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था। चाणक्य किस पुस्तक की रचना किए थे? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है। इस पुस्तक में चाणक्य ने झारखंड क्षेत्र को कुकुट या कुकुट देश के नाम से संबोधित किया। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा उसमें झारखंड क्षेत्र का नाम क्या है? कुकुट या कुकुट देश के नाम से संबोधित किया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में झारखंड को किस नाम से जाना गया? तो आपका आंसर बनेगा कुकुट या कुकुट देश के नाम से। ठीक है, उसके बाद आगे है, चाणक्य ने इस कुकुट देश को गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहा है। क्या कहा है? गणतंत्रात्मक। ठीक है, राजतंत्रात्मक नहीं बल्कि गणतंत्रात्मक। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए इस पुस्तक में यह कहा गया है कि इंद्रावक नदियाँ जो संभवतः इब व शंख नदी है, हीरे की प्राप्ति होती है। उसमें कहा गया है कि इंद्रावक नदियाँ जो हैं, इंद्रावक नदियाँ में संभवतः किसे किसे माना गया है? इब्न, ठीक है, वह शंख नदी को माना गया है, वहाँ से हीरे की प्राप्ति होती थी। मौर्य काल में दक्षिण भारत से व्यापार करने के लिए झारखंड क्षेत्र से होकर ही व्यापारिक मार्ग गुजरती थी। मौर्य काल में दक्षिण भारत से जो व्यापार होता था वो उसका जो मार्ग था वो कहाँ से होकर गुजरता था? झारखंड के क्षेत्र से ही होकर गुजरती थी। ठीक है, इसीलिए झारखंड क्षेत्र इतना इम्पोर्टेंट था उस समय। ठीक है,
चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अशोक को, अशोक का शासनकाल। ठीक है, अशोक का जो शासनकाल रहा है 269 बीसी से 232 बीसी। बीसी मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है, अशोक का शासनकाल कितना रहा? 269 से 232 ईसा पूर्व। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? अशोक था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? अशोक। चंद्रगुप्त किसे हराया था? धनानंद को। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। इसका भी प्रभाव झारखंड पर पड़ा। कब से कब? 269 से 232 ईसा पूर्व अशोक का शासनकाल रहा है। ठीक है, अशोक के 13वें शिलालेख में उसके राज्य के समवर्ती राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 8वीं या 8 भी था, जो मध्य प्रदेश के बघेलखंड से होकर उड़ीसा के समुद्र तट तक थी। इसी 8 प्रदेश में झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। क्या है क्वेश्चन? यहाँ पे देखिए, अशोक के 13वें शिलालेख में, ठीक है, अशोक के 13वें शिलालेख में क्या है? उसके राज्य के समवर्ती राज्यों का उल्लेख किया गया है। अशोक के 13वें शिलालेख में उसके जो राज्य थे, उसके सीमावर्ती जो राज्य थे, उसका उल्लेख किया गया है, जिसमें 8वीं या 8 भी था। 8वीं या 8 भी था, जो मध्य प्रदेश के बघेलखंड से लेकर उड़ीसा के समुद्र तक थी। 8वीं या 8 कहाँ से कहाँ तक था? मध्य प्रदेश के बघेलखंड से लेकर उड़ीसा के समुद्र तट तक था। इसी 8वीं प्रदेश में क्या होता था? झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। ठीक है, 8वां प्रदेश में कौन सा क्षेत्र भी शामिल था? झारखंड क्षेत्र। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए रक्षित नामक व्यक्ति को झारखंड में भेजा था। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस व्यक्ति को भेजा था? तो आपका जो आंसर बनेगा, रक्षित नामक व्यक्ति को क्या किया था? झारखंड में भेजा था। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अब देखते हैं मौर्य काल को। ठीक है, मौर्य काल के बाद झारखंड में विदेशी आक्रमणकारियों का प्रभाव भी देखा जाता है। क्या? मौर्य काल के बाद झारखंड में, मौर्य काल था, उसमें मौर्योत्तर काल होगा, मौर्य काल पढ़ दिए, मौर्योत्तर काल। मौर्य काल के बाद झारखंड में विदेशी आक्रमणकारियों का प्रभाव भी देखा गया है। साथ ही इस समय झारखंड में विदेशी संबंध भी देखने को मिलता है। क्या हुआ था? पहले मौर्य काल हुआ, फिर मौर्योत्तर काल आता है, जिसमें क्या हुआ? मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य काल के बाद क्या हुआ? झारखंड में विदेशी आक्रमणकारी जो थे उसका प्रभाव देखने को मिलता है, वो आक्रमण किए थे। ठीक है, साथ ही इस समय झारखंड में विदेशी संबंध भी देखने को मिलता है। उसमें संबंध भी स्थापित होता था, विदेशी आक्रमण भी हो रहा था और संबंध भी स्थापित हो रहा था। ठीक है, झारखंड के सिबुम क्षेत्र से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, झारखंड के सिबुम क्षेत्र से किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो आपका जो आंसर बनेगा, रोमन के सिक्के। ठीक है, झारखंड के सिबुम क्षेत्र से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए तथा चाईबासा से इंडो-सिथियन। देखिए, दोनों से याद कर लीजिएगा, झारखंड के सिबुम क्षेत्र से रोमन के सिक्के एवं चाईबासा से इंडो-सिथियन के सिक्के प्राप्त हुए एवं रांची से कुषाण काल के शासक कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तीनों को याद कर लीजिएगा, झारखंड के सिबुम क्षेत्र से रोमन के सिक्के एवं चाईबासा से इंडो-सिथियन के सिक्के एवं रांची के कुषाण शासक। ठीक है, रांची से क्या होता? कुषाण शासक के कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक है, कनिष्क का सिक्का झारखंड के रांची से प्राप्त हुआ है। कनिष्क का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? झारखंड के रांची से प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि झारखंड क्षेत्र पर भी कनिष्क का प्रभाव था। देखिए, क्वेश्चन कहाँ से उठा के दे देगा। कनिष्क का सिक्का जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो रांची के क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। ठीक है, रांची के क्षेत्र में कुषाण काल के शासक कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक है, और आगे है आपका, कनिष्क के नक्षत्र वंश पर बिहार में शासन कर रहा था। ठीक है, कनिष्क के नक्षत्र वंश पर बिहार में शासन कर रहा था। ठीक है, यहाँ तक था आपका 6 चैप्टर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, आप चाहे तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।